Assalamu alaikum to all of you. Today's we will discuss an important topic of chapter light, that is definition of light. It is only up to the 10th standard. Those students which are interested to see this lecture, please subscribe my channel. And first of all, today we will discuss light. What is light? Light. If we take the overview of this light, everything in the universe has its color. It is basically due to light. The colorful world that we see, the colorful things that we see, it is basically due to light. Without light, there is no color. It is basically due to light. Every object in the universe has its particular color because it reflects the particular wavelength of this light. So today we will discuss what is this light. As per the definition of this light, we can say that light is an electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ए वेवलेंथ ऑफ 400 to 800 नैनोमीटर्स. लाइट की जो वेवलेंथ होती है ये होती है मेनली 400 to 800 nanometers and has the ability to produce sensation of vision, and has the ability to produce sensation of vision because light possesses energy. Possesses energy. अगर हम डिफाइन करते हैं लाइट को, तो लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of a wavelength of 400 to 800 nanometers, which possess energy and has the ability to produce sensation of vision. What does this electromagnetic wave means? Electromagnetic wave means the wave which contain electric and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसमें दोनों होंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के साथ एसोसिएट होता है जो स्टैटिक चार्ज होता है. अगर इसी चार्ज को हम मोशन में लाते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स. स्टेडी ऑफ चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड स्टेडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो अगर हम लाइट की बात करेंगे, हमें एक्सप्लेन करना है किस तरीके से लाइट में एनर्जी है. आई विल एक्सप्लेन इन दिस इन 10 मिनट्स. लुक हियर दैट इफ यू नो द पीरियोडिक टेबल में पहला जो मेटल आता है वो आता है हाइड्रोजन. ये दोनों तरफ पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है. इसका ये रीजन है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू एज दैट ऑफ द नोबल गैसेस होती है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर टू नोबल गैसेस होती है. और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी मैच करती है नोबल गैसेस के साथ और वो भी मैच करती है हैलोजन फैमिली के साथ, जिसकी वजह से इसको हाइड्रोजन को दोनों तरफ पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है. अगर हम बात करेंगे, पहले हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है. फिर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट रो ऑफ पीरियोडिक टेबल की, इसमें आता है लिथियम, इसमें आता है सोडियम, इसमें आता है पोटेशियम, इसमें आता है रुबीडियम, इसमें आता है सीजियम, इसमें आता है फ्रांसियम. मुझे एक्सप्लेन करना है कि लाइट में किस तरीके की एनर्जी है, हमको कैसे पता चल जाएगी कि लाइट में एनर्जी है. तो दूसरी पर यहाँ पे आता है फिर मैग्नीशियम. दूसरी रो में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम. तो लिथियम अगर हम देखेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, रुबीडियम का एटॉमिक नंबर 37 है और सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है और फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है. तो इसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 20 आएगा, इसका 20 आएगा कैल्शियम का, रुबीडियम इसका 38 आएगा और इसका 56 आएगा और इसका 88 आएगा. इनको हम पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इनका हर किसी का चार्ज पॉजिटिव होगा, इनका +2 चार्ज हर किसी का होगा. मुझे एक्सप्लेन करना है
ये जो लाइट है, लाइट में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये जो फील्ड्स होते हैं लाइट में, ये होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइट में जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेव की डायरेक्शन है, तो ये जो लाइट होती है ये इस डायरेक्शन में होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स वेक्टर फील्ड्स होते हैं, इनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल होगा, और ये परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव होंगे। तो बेसिकली लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें बोथ फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होती है। और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड, यानी इसकी जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था, उसका नाम था वो दैट वाज अ डैनिश साइंटिस्ट, उसका नाम था ओलियो रिनेरो, ओलियो रिनेरो ओलियो रिनेरो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। इन्होंने 1644 टू 1710 में ये स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट किया ऑन द जुपिटर। तो ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, लाइट जो होती है, लाइट डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। रिमेंबर दैट इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे साउंड को ट्रेवल करने में मीडियम की जरूरत पड़ती है, हीट को ट्रेवल करने में मीडियम की जरूरत पड़ती है कभी कभार इन केस ऑफ कन्वेंशन एंड कंडक्शन, बट इन केस ऑफ रेडिएशन हीट को जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से ये जो लाइट है, लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम एंड इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड थ्रू वैक्यूम। तो मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि किस तरीके से ये जो लाइट है इसमें कैसे एनर्जी है। लुक हियर दैट, ये खाली 10th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है। रिमेंबर हियर दैट 10th क्लास का है ये, ओनली अप टू 10th क्लास। देखो जो मैंने यहाँ पे लिथियम बनाया है, अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा इस तरीके से फ्रॉम लिथियम सोडियम, अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल लिथियम का साइज इतना बड़ा है तो सोडियम का साइज इससे बड़ा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सब शेल्स इंक्रीजेस। तो अगर ये फॉर एग्जांपल लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, जितना मैं नीचे जाऊंगा डाउन द ग्रुप उतना जो ये एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज क्यों हो जाएगा, पहला वजह है, पहला एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। दूसरी वजह है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइट में किस तरीके की एनर्जी है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जितना मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं उतना एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट्स का। जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा उतना हर किसी मेटल के पास न्यूक्लियस होता है। यू कैन लुक हियर दैट, हर किसी मेटल के पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट ये जो न्यूक्लियस है ये डेंसली पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। ये न्यूक्लियस डेंसली पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके इर्द गिर्द होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो एज पर हंड्स रूल एंड एज पर 2n² रूल, पहली शेल में हर किसी मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि उसके पास एक ही है। तो हर एक शेल में एक 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले शेल में। तो मुझे एक्सप्लेन करना है कि किस तरह लाइट में एनर्जी है। यू कैन सी हियर दैट जब मैं डाउन द ग्रुप आता हूं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस उतना, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से है, आपको पता है न्यूक्लियस इज डेंसली पॉजिटिव चार्ज, डेंसली पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस डेंसली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इर्द गिर्द।
ये रिवॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द विद एन स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है, जब ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है उतना जो इलेक्ट्रॉन है ये दूर जाता है न्यूक्लियस के साथ। एंड एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अगर हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के दरमियान। लेकिन जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप उतना इलेक्ट्रॉन दूर होता है न्यूक्लियस से, और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गोज अफार फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है इन फ्री स्टेट। तो पहला सवाल आपके जहन में ये होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, ये इसको न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन को फिर न्यूक्लियस में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स F किसके बराबर होता है, वो होता है m गो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v कितनी वेलोसिटी है इसका स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस किस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यानी अगर रेडियस r1 है ये रेडियस r2 है, अगर ये फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है। तो एज पर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दैट इंडिकेट जो पहली ऑर्बिट है ये स्टेबल होती है क्योंकि इसके पास एनर्जी कम होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है और इसको न्यूक्लियस नहीं छोड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को। जितना हम डाउन द ग्रुप आ जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कम पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा न्यूक्लियस के साथ। फिर क्या हो जाएगा, इसके दो रीजंस है क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स यहां तक नहीं पड़ेगा। एक वजह ये है जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स हम देखेंगे वो वीक होगा क्योंकि इनके बीच आ गया ये इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन, इसने शील्ड किया इस इलेक्ट्रॉन को। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम पड़ा, किसकी वजह से, क्योंकि ये जो ए इलेक्ट्रॉन है इस ए इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग किया, इसने इसको शील्ड किया। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए बिटवीन ई एंड न्यूक्लियस ये कम पड़ा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड करता है। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली और इसको हम साइंस में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या दिखाते हैं, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ये कम हो जाता है ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता है क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और वर्क डन क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस ये हमेशा जीरो होती है क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड एज पर वर्क डन फार्मूला dw होता है f dx cos of theta, cos of theta is the angle between force and displacement। अगर यहाँ पे आप देखोगे force towards the center and displacement away from the center, at every point of the electron, at every point on the circle its angle is 90 degree, which means that cos of 90 is 0 and work done is 0। एक इलेक्ट्रॉन की वर्क डन हमेशा 0 होती है क्योंकि dw is equal to f d cos of theta। cos of theta is basically angle between force and displacement। अगर आप देखोगे एक सर्कुलर मोशन में इसमें वर्क डन 0 होगी क्योंकि angle between the force and the displacement is 90 degree and you know that cos of 90 is equal to 0, तो dw is equal to 0। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो कैसे होती है एनर्जी, आई विल एक्सप्लेन। सी a small shot of this।
सी क्या हो रहा है, जब मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से ये एटम ज्यादा ज्यादा बड़ा बन गया। इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप अगर हम इस सीजन की बात करेंगे, इस सीजन का एटॉमिक साइज है इतना बड़ा, फॉर एग्जांपल दिस सीजन, इसका एटॉमिक साइज है इतना बड़ा, ये न्यूक्लियस ऑफ सीजन, न्यूक्लियस। कैसे लाइट में एनर्जी होती है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर दैट। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड बोहर ऑर्बिट, और दिस इज कॉल्ड बोहर रेडियस। बोहर रेडियस इसको बोलते हैं, इसको बोहर ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि सीजन का एटॉमिक साइज बड़ा है, जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इस मेटल की। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये सीजम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहली शेल में, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज पर द 2n² रूल। तो क्या होता है, जितना जितना मैं बाहर जा रहा हूं उतना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स से कम पड़ता है। इसके 2 वजह है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं, ये शील्ड करते हैं इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियर फोर्स इस पे नहीं पड़ता क्योंकि ये शील्ड करते हैं और स्क्रीन करते हैं। फिर क्या होता है, सन से आती हैं फोटॉन्स। एज यू नो दैट फोटॉन इज ए चार्जलेस एंड मासलेस, नेग्लिजिबल मास होता है फोटॉन के पास, ये इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, तो और ये इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। ऐसे क्यों निकलता है ये बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस पे इस इलेक्ट्रॉन का होल्ड नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रहता है। फिर जब सनलाइट से फोटॉन्स आते हैं, फोटॉन्स आते हैं, ये फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। जब ये बाहर निकलता है तो वहां क्या प्रोड्यूस होती है, फोटो करंट। फोटो करंट, फोटो करंट जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट। क्यों ये बाहर निकला, क्योंकि न्यूक्लियस पे इसका होल्ड नहीं रहा। एंड एज पर आइंस्टाइन इक्वेशन अगर हम देखेंगे इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। एच को हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू को बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और न्यू खुद किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्डा, where c is the speed of light and lambda is the wavelength of light. So we can write it as E is equal to hc upon lambda. जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी एक लाइट की, उतनी उसकी कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो क्या होता है, एज पर आइंस्टाइन उसने बताया था जो सन से फोटॉन्स आएंगे जिनकी स्पीड है ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जब ये फोटॉन्स इस मेटल पे पड़ेंगे, जिस मेटल का साइज बड़ा होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स ये काफी दूर होंगे न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस का फोर्स उन पे नहीं होगा, ये फ्री होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, इन पे जब ये फोटॉन्स पड़ेंगे तो ये इसको बाहर निकालेगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे फोटॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, पार्टिकल ने पार्टिकल को बाहर किया, इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आइंस्टाइन ने कहा, उसने कहा जो फोटॉन के पास एनर्जी है वो एनर्जी 2 चीजों में स्पेंड होगी। ये एनर्जी जो सन ने फोटॉन्स को दी है उनको 2 चीजों में खर्च होना है। एक तो वो टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, एक वो एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर वहां से फोटॉन्स आए, इन फोटॉन्स के पास फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वांटम एनर्जी है, ये 2 चीजों में स्पेंड होंगे। एक तो ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, दूसरा ये क्या करेंगे, ये इट गिव्स द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर मोशन, टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड to give the kinetic energy of the electrons। कैसे देंगे kinetic energy of the electrons, ये इक्वेशन ये समझा रहा है एज पर आइंस्टाइन की इक्वेशन, ये समझा रहा है E is equal to h nu is equal to psi naught plus 1/2 of mv square। ये इक्वेशन बोल रही है जो एनर्जी फोटॉन के पास है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो एनर्जी फोटॉन के पास है वो 2 चीजों में स्पेंड होगी। एक साई नॉट, साई नॉट का मतलब है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, जिसको मैंने बोला है वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
remove the electron from the metal surface. After that, the kinetic energy in order to bring the electron in the motion, इसको kinetic energy की जरूरत पड़ती है. फिर ये kinetic energy में 5% खर्च होगा जो इसने 10 लाए हैं, और 5% किसमें खर्च होंगे, वर्क फंक्शन में. तो इससे पता चलता है बेसिकली लाइट में कोई चीज है, कोई पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है. दिस इज कॉल्ड क्या, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फिर कभी कभार ये इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. अगर लाइट की इंटेंसिटी कम पड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे. उसको हम बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटो करंट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसका ग्राफ ऐसे आता है, अगर हम ग्राफिकली दिखाएंगे उसको, इसका ग्राफ ऐसे आता है. अगर हम ग्राफ लगाएंगे बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट, यहाँ पे मैं फोटो करंट लूंगा, फोटो करंट, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी लूंगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो ये ग्राफ कैसे आता है, पहले स्ट्रेट रहता है, फिर ऐसे आता है ये ग्राफ. ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम 0 to A, ये इंडिकेट करता है द फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे वैल्यू 0 है फोटो करंट का. फिर जब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उतना यहां से फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है. एक पीक पे फिर ये कांस्टेंट रहता है, जब इंटेंसिटी और फोटो करंट के दरमियान कांस्टेंट ग्राफ दिखा रहा है ये ग्राफ. क्योंकि जितना अब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंक्रीज हुए पहले, यहाँ पे मैक्सिमम हुए ये, फिर ये कांस्टेंट रहता है. जितनी अब इंटेंसिटी अब कांस्टेंट रहेगी, अब फोटो करंट कांस्टेंट रहेगी. अब जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उतनी फोटॉन्स निकलेंगे एक मेटल सरफेस से. तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटो करंट इज नॉट पॉसिबल. और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहां से खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे पास जो शेल्स होते हैं, शेल्स, इनके पास डिफरेंट एनर्जी होती है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर. लुक हियर दैट, एज यू आर अवेयर दैट ये जो शेल्स होते हैं न्यूक्लियस में, अगर ये न्यूक्लियस है तो पहली शेल जो होती है इसको हम बोलते हैं S, और दूसरी शेल जो होती है इसको बोलते हैं P, और तीसरी शेल जो होती है ये डिनोट करते हैं हम D से, और जो चारवीं शेल होती है, फोर्थ वन, दैट इज F. तो एज यू आर अवेयर दैट ये जो SPDF है, SPD एंड F, S में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो P है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन ये जो सेकंड वाली ऑर्बिट है इसके पास दोनों होंगे, P एंड S. तीसरी वाली ऑर्बिट होंगे, इसके पास D भी होगा, P भी होगा और S भी होगा, और F के पास D भी होगा, P भी होगा और S भी होगा. एज पर दैट इनको इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं. क्योंकि ये S वाली ऑर्बिट, इसके पास सबसे कम एनर्जी है, ये ज्यादा स्टेबल है और न्यूक्लियस के करीब है, और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा. ये भी थोड़ा करीब है, इससे भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो वैलेंस शेल से निकलते हैं, जो ज्यादा दूर पड़ते हैं न्यूक्लियस से. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इफ यू आर अंडरस्टैंड.